हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम जानेंगे हैंड टूल के बारे में। हैंड टूल क्या होता है, और इससे पहले की क्लास में भी हमने कुछ हैंड टूल के बारे में देखा था। तो आज हम हैंड टूल पार्ट नंबर 2 देखते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें हैमर के बारे में जाना था। हैमर हमारा एक प्रकार का स्ट्राइकिंग टूल है जो कि किसी भी औजार को ठोकने, पीटने व फिट करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। दूसरा नेक्स्ट टूल है हमारा वाइस। वाइस हमारा एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है जो कि कोई भी पार्ट को क्लैंप करने के लिए यूज में लाया जाता है। जैसे अगर हमें फाइलिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, थ्रेडिंग ये सब भी ऑपरेशन करने हैं तो हम किस टूल का यूज करते हैं? उस टाइम हम वाइस का यूज करते हैं जॉब को होल्ड करने के लिए। तो देखते हैं हम वाइस क्या होता है, जैसा कि डायग्राम में भी दिख रहा है कि वाइस क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं वाइस के बारे में। तो जैसा हमने पहले ही बता दिया, वाइस हमारा एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है जिससे जॉब को मजबूती से पकड़कर उस पर फाइलिंग, मशीनिंग और हेक्साइंग ड्रिलिंग ऑपरेशन किए जाते हैं। तो जैसे कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं? तो सबसे पहले अगर हम जॉब को काटेंगे तो किसी ना किसी चीज़ में पकड़ के ही काटेंगे, क्योंकि हाथ में पकड़ के काटेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम किसी जॉब को हाथ में पकड़ के उसे काट लें। तो उसके लिए हमें किसी ना किसी टूल की आवश्यकता होती है। तो वो हमारा क्या है? वाइस है। वाइस को हम लोग इंजीनियरिंग वाइस के नाम से, इंजीनियरिंग वाइस के नाम से किसे जानते हैं? बेंच वाइस को। और जो हमारा कोई भी वर्क होता है, मतलब जैसे मैकेनिकल का जो वर्क होता है वो 75% हाथों द्वारा किया जाता है और 25% जो वर्क होता है वो हम लोग मशीन के द्वारा करते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले इनके पार्ट देख लेते हैं क्या होते हैं। तो इनके जो पार्ट है, सबसे पहले स्पिंडल है, डिज़ाइन लेंथ हाफ हैंडल है, मतलब हैंडल का डिज़ाइन किया हुआ ऐसा है कि मतलब उसे हम बार बार निकालना या फिट करना नहीं पड़ेगा। दूसरा है हमारा थ्रेड। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बेंच वाइस में कौन सी थ्रेड कटी होती हैं? तो हमारी स्क्वायर थ्रेड बेंच वाइस में कटी होती हैं। अच्छा, और दूसरा है हमारा बेस हो गया, बेंच टॉप हो गया जो कि किसी ना किसी चीज़ पे होल्ड की हुई होगी। रिप्लेसेबल नट होता है, जैसे कि मतलब वो क्या नाम है, जैसे जो हैंडल स्पिंडल होता है वो किसी न किसी नट से फिट होता है। अगर हमारे बेंच वाइस का स्पिंडल खराब हो जाएगा या उसकी थ्रेड खराब हो जाएंगी तो उसका मूवेबल पार्ट मूव नहीं करेगा। तो इसमें देखते कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो पहले हमारा फिक्सा होता है, फिर हमारा मूवेबल जा होता है, हैंडल होता है, स्पिंडल होता है और जा प्लेट होती है। जैसे हमारा कोई फिनिश पार्ट होता है तो उसको होल्ड करने के लिए हम लोग वाइस जा का भी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग वाइस को जान लिए हैं। तो वाइस पे कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? फाइलिंग हो गया, हेक्साइंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, मशीनिंग हो गया, ये सारे ऑपरेशन करते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो हमारा बेंच वाइस होता है उसकी लंबाई कहाँ से ली जाती? तो जैसा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जा की चौड़ाई से, मतलब एक जा से दूसरे जा के बीच की कितनी दूरी है वो हमारी बेंच वाइस की चौड़ाई या लंबाई ली जाती है वहाँ से। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बेंच वाइस के बारे में। तो देखो जहाँ पे मतलब यहाँ पे वर्क करते हुए दिखाया गया है कि वर्क मतलब ऑब्जेक्ट को कैसे होल्ड करेंगे, कैसे उस पर ऑपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मटेरियल के बारे में। तो बेंच वाइस हमारा माइल्ड स्टील का भी बना होता है जो कि एक टेबल होती है उसके ऊपर असेंबल कर दिया जाता है और इस पर कई सारे ऑपरेशन किए जाते हैं जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। और फिर हम देखते हैं, अच्छा इससे पहले एक स्लाइड होगी सर, जरा स्क्रॉल करिए नीचे जाइए और नीचे जाइए। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट वाइस का किस मटेरियल का बना होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो हमारा फिक्सा जो होता है वो ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। दूसरा है हमारा मूवेबल जा। तो जो फिक्सा बना होता है ग्रे कास्ट आयरन का, तो दूसरा पार्ट मूवेबल जा होता है वो भी हमारा ग्रे कास्ट आयरन का ही बना होगा। तीसरा होता है हमारा जा प्लेट। जा प्लेट का यूज हम वहाँ पे करते हैं जैसे कोई पार्ट फिनिश किया हुआ है तो उसके ऊपर निशान वगैरह ना लगे उसके लिए हम जा प्लेट का यूज करते हैं, वो हमारा टूल स्टील का बना होता है। देन है हमारा स्पिंडल। तो बेंच वाइस का स्पिंडल हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है। हैंडल हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है ताकि उस पर कोरोजन वगैरह ना लगे और स्मूथली वर्क कर सके। बॉक्स नट जो होता है हमारा
वो हमारा कास्ट आयरन, फॉस्फोरस, ब्रॉन्ज और गन मेटल का बना होता है। ये जो चार्ट है इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपका सीधा सीधा 1-2 नंबर मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये चार्ट आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है और इसे याद करेंगे। तो इसके ऊपर वाली स्लाइड पे हम जाते हैं और हम जानते हैं टाइप्स ऑफ बेंच वाइज। तो अलग अलग यूजेस के लिए अलग अलग प्रकार की बेंच वाइज यूज की जाती है। जैसे हमारा मान लीजिए हेक्साइंग है, फाइलिंग है, ड्रिलिंग है, इन सब के लिए अलग अलग वाइज यूज की जाती है। तो सबसे पहले हेक्साइंग और फाइलिंग के लिए हम लोग बेंच वाइज का यूज करते हैं और बेंच वाइज को इंजीनियरिंग वाइज के नाम से जानते हैं। तो इसके जा कैसे खोलते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे एक ये भी बन सकता है कि इसके पैरेलल जा वाइज के नाम से जानी जाती है। जो बेंच वाइज होती है अन्य किस नाम से जानी जाती है, तो पैरेलल जा वाइज के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसके दोनों जबड़े जो है वो पैरेलल में खुलते हैं। कुछ ऐसी वाइज भी होती हैं जिनके जबड़े गुलाई में खुलते हैं, तो हम आगे आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, इसको बेंच वाइज पर फिट किया जाता है। इसका साइज जा की चौड़ाई से लिया जाता है, 75 से 150 mm साइज में पाई जाती है। इसके ऊपर चिपिंग, हेक्साइंग और फाइलिंग ऑपरेशन किए जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे फाइलिंग ऑपरेशन किया जा रहा है, यहाँ पे भी हमारा फाइलिंग ऑपरेशन किया जाता है। अच्छा, जैसे बेंच वाइज पे हम जॉब को फिट करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे कई सारे डिफेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले हम कौन से डिफेक्ट के बारे में जानते हैं कि बेंच वाइज की, जैसे अब मान लीजिए आपकी हाइट कम है या आपकी लंबाई ज़्यादा है, तो अगर आपके सुविधा के अनुसार अगर बेंच वाइज नहीं होती है तो क्या होगा, आपके द्वारा बनाया गया जॉब परफेक्ट नहीं बनेगा। क्योंकि बेंच, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेंच वाइज की ऊंचाई कितनी होती है। तो एक तो हम ऊंचाई चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे हम किसी बेंच वाइज पे वर्क करते तो ऐसे कोहनी रख के और थोड़ी तक देखते हैं, अगर वहाँ तक परफेक्ट आता मतलब वो वाइज हमारे लिए परफेक्ट है। दूसरा, कितनी ऊंचाई होती तो 108 सेंटीमीटर होनी चाहिए बेंच वाइज की, लेकिन अलग अलग लंबाई के हिसाब से, क्योंकि कोई पर्सन, कोई बच्चा या कोई भी स्टूडेंट छोटा भी हो सकता, बड़ा भी हो सकता, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार बेंच वाइज का यूज कर सकता है। क्योंकि मान लीजिए अगर बेंच वाइज ऊंची होगी उससे, तो उसे जॉब परफेक्ट दिखाई नहीं देगा। अगर जॉब परफेक्ट नहीं दिखाई देगा तो वो क्या करेगा, एक साइड मटेरियल को ज़्यादा मतलब क्लियर कर लेगा या फिर घिस देगा और दूसरे साइड मटेरियल ऊंचा हो जाएगा। इस तरीके से उसका जॉब कभी मतलब स्क्वायर में बनेगा ही नहीं। और मान लीजिए अगर वो बहुत नीची वाइज पे काम कर रहा है तो क्या होगा, वो बार बार मतलब झुके झुके काम करेगा तो उसकी बैकबोन में दर्द होगा। तो इसलिए हमें सही और सुटेबल वाइज का चयन करना चाहिए काम करते समय। तो ऐसे अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाइज के बारे में। पाइप वाइज के बारे में जानते हैं। अच्छा, आप लोगों ने पाइप वाइज तो देखी होगी, या फिर जैसे नल वगैरह या फिर कोई भी पाइप वगैरह चूड़ी काटनी हो उस पर या थ्रेड बनानी हो, तो जब हम किसी सिलेंड्रिकल या हॉलो पार्ट पे कोई थ्रेड बनाते हैं तो क्या होता है, उसको होल्ड करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पाइप वाइज बोलते हैं। तो देखते हैं पाइप वाइज की बनावट में एक बॉडी मूवेबल सा, फिक्स सा, स्क्रू, स्पिंडल और हैंडल होते हैं जिससे वी आकार में बने होते हैं। इसका जैसे कि आपको जबड़ा दिख रहा होगा, ये वी आकार का होता है और वी आकार का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, सिलेंड्रिकल पार्ट को होल्ड करना होता है। तो इस पे हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे किसी सिलेंड्रिकल पार्ट में ड्रिलिंग करनी है, या फिर हमें उस पर चूड़ी बनानी है, या फिर किसी पाइप को होल्ड करना है, तो उसके लिए हम पाइप वाइज का यूज करते हैं। इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं जो कि दिखाए भी गए हैं, हैंडल है, स्पीड स्क्रू है, फीड स्क्रू है, यॉक है जो कि पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जैक क्लैंप है मतलब जो कि वर्कपीस को होल्ड करता है, हैंडल बोल्ट है जो कि मतलब उसको एडजस्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, कास्ट आयरन बेस है, उसका जो बॉडी या बेस होता है वो हमारा कास्ट आयरन का बना होता है, एलॉय स्टील के जाज होते हैं मतलब उसके जो जबड़े होते हैं वो एलॉय स्टील के बने होते हैं, नट होते हैं, पाइप रेस्ट होता है, स्पिंडल होता है और हैंडल होता है। ये सारे पार्ट होते हैं पाइप वाइज के। तो पाइप वाइज का यूज हम लोग सिलेंड्रिकल पार्ट को क्लैंप करने के लिए
यूज करते हैं और इसके जबड़े कैसे होते हैं, वी आकार के होते हैं। तो आप सभी को पाइप वाइज समझ में आ गई होगी। इसके यूजेस के अकॉर्डिंग भी मैंने दिखा दिया था। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं लेग वाइज के बारे में। जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा डायग्राम के हिसाब से कि लेग वाइज क्या है। तो लेग वाइज के हम लोग पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेग वाइज क्या होता है। तो जैसे हम लोग ब्लैक स्मिथी वर्क, मतलब लोहार लोग जो फोर्जिंग का वर्क करते हैं, तो वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पे लेग वाइज का यूज़ करते हैं। और लेग वाइज मतलब फोर्जिंग शॉप में ही बेसिकली यूज़ होती है। तो लेग वाइज का स्ट्रक्चर आप कैसे पहचानेंगे, उसकी एक जो लेग होती है यानी पैर होता है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा बेंच वाइज पे फिट होता है। तो यहाँ पे देखते हैं इसके इस प्रकार की वाइज की एक लेग क्या होती है, लंबी होती है। इस वाइज के जा समांतर में खुलते हैं, यानी इस वाइज के जा जो होते हैं वो पैरेलल में खुलते हैं। पैरेलल में इस वाइज की जा जो होते हैं पैरेलल में ना खुलकर गुलाई में खुलते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग लोहार शॉप पे यानी ब्लैक स्मिथी शॉप पे किया जाता है, जिससे इसमें क्या होता है, गर्म जॉब को बांधकर फोर्जिंग बेंडिंग कार्य किए जा सकते हैं। मतलब फोर्जिंग जैसे कोई धातु है उसे चद्दर के फॉर्म में फैलाना क्या होता है, हमारा फोर्जिंग ऑपरेशन कहलाता है। बेंडिंग ऑपरेशन जैसे कोई पाइप वगैरह को मोड़ना है या फिर एल्बो बनाना है। एल्बो आप लोग समझते होंगे, जिसे कोनिया बोलते हैं या एल्बो बोलते हैं, जो 45 डिग्री या 90 डिग्री पे मुड़ी हुई होती है, जिसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पाइपलाइन को डायरेक्शन यानी चेंज करने के लिए हम लोग एल्बो का यूज़ करते हैं। तो ऐसे मतलब चीज़ों को बनाने के लिए हम बेंडिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, थ्रेडेड जा होते हैं जिसपे चूड़ी कटी होती है, सॉलिड जा होता है, मूवेबल जा होता है। इसका एक जा जो होता है वो फिक्स होता है, एक मूवेबल होता है। स्पिंडल होता है, पीवेट यानी नट होते हैं, लेग होती है, क्लैंप होता है और स्प्रिंग होती है। ये इसके पार्ट है और ये इसके यूजेस के अकॉर्डिंग दिखाया गया है। तो आप सभी को लेग वाइज समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हैंड वाइज के बारे में। थोड़ा सा सर नीचे कर दीजिए। तो जैसा कि डायग्राम भी दिख रहा है और हम देखते हैं हैंड वाइज क्या है। मतलब मान लीजिए अगर कोई छोटा छोटा पार्ट है, कोई छोटा मतलब छोटे छोटे स्क्रू नट, इनको होल्ड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हैंड वाइज का यूज करते हैं। तो हम देखते हैं हैंड वाइज के बारे में। मतलब हमने तो पहले ही बताया कि जैसे छोटे छोटे वर्क नट बोल्ट इन सबको होल्ड करने के लिए हम लोग हैंड वाइज का प्रयोग करते हैं। इस वाइज में पकड़कर प्रयोग में लाई जाती है, मतलब हाथ में पकड़कर प्रयोग में लाई जाती है। और इसके जा जो होते हैं पैरेलल ना खुल के गुलाई में खुलते हैं, और इसके जा समांतर में ना खुल के गुलाई में खुलते हैं। इसके जा को खोलने या बंद करने के लिए एक नट होता है, एक स्पिंडल होता है जिसमें विंग नट प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि विंग नट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो एक तो हम लोग हेक्सा में कर सकते हैं और दूसरा हम लोग हैंड वाइज में विंग नट का प्रयोग करते हैं। अच्छा, विंग नट का प्रयोग ही क्यों करते हैं यहाँ पे, तो हम हेक्सागोनल नट भी कर सकते थे या कोई और भी नट कर सकते थे। तो इसलिए हम लोग विंग नट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि विंग नट जैसे ये व्हील जैसा होता है, इसे खोलना और टाइट करना बहुत इजी होता है। ये मतलब बिना इस पैनल यानी बिना रिंच के खोला या बंद किया जा सकता है, जैसा कि ये डायग्राम में दिख रहा है। तो इसलिए हम लोग इसका विंग नट का प्रयोग करते हैं। इसके दोनों जा के बीच एक चपटे स्प्रिंग की पत्ती लगी होती, जो कि ये दिख रही है, कि इसके जा को अपने साथ घुमाने में सहायता करती है। मतलब एक स्प्रिंग होती है, उस पर थ्रेड कटी होती है और विंग नट की सहायता से उसे खोलते हैं तो उसके जबड़े क्या गुलाई में खुल जाते हैं, और उसको अगर क्लोज करते हैं तो वो आके आपस में वो दोनों जबड़े अटैच हो जाते हैं। जैसा कि ये देखो, ये हमारी हैंड वाइस है, तो इसके जाज दिए, विंग नट दिया है और लीड स्प्रिंग जो कि नीचे लगी हुई है। और इसके यूजेस मतलब मान लीजिए जैसे कोई पार्ट छोटा सा है, मान लो अगर आपने हेक्सागोनल नट बनाया तो उसको हल्का हल्का फिनिशिंग की आवश्यकता है, तो हम इस वाइस में क्लैंप करके उसकी फिनिशिंग कर सकते हैं। तो आप सभी को हैंड वाइज क्लियर हो गई होगी और इस डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में कभी कभी ये आ जाता है कि ये कौन सी वाइस है, तो आप सभी को पता होना चाहिए ये हमारी हैंड वाइस है। और हैंड वाइस का सबसे इजी है कि मतलब हल्के फुल्के यानी लाइट ड्यूटी वर्क के लिए हम लोग हैंड वाइस का प्रयोग करते हैं।
अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, थोड़ा सा सर स्क्रॉल कर दीजिए। पिन वाइज, अच्छा इसका यूज मतलब हम लोग घड़ी साज, जैसे आप जानते हैं मतलब घड़ी या फिर जैसे सुनार लोग हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे इक्विपमेंट या फिर आभूषण बनाते हैं, तो उन सब में हल्की हल्की जैसे कि कोई भी इशूज आ रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉर्ट करने के लिए हम लोग, या उसको होल्ड करके फाइलिंग करने के लिए या फिनिशिंग करने के लिए हम पिन वाइज का प्रयोग करते हैं। क्योंकि आप तो जानते हैं घड़ी इतना छोटा इक्विपमेंट होता है और उसके मतलब और छोटे छोटे पुर्जे लगे होते हैं उसके अंदर, तो हम देखते हैं इस प्रकार की वाइज छोटे आकार की होती है जिसकी बनावट में ही एक और हैंडल होता है। मतलब ये जैसा आपको दिख रहा है तो इसका एक जा होता है छोटा सा और उसके हैंडल होते हैं। तो इसका अधिकतर प्रयोग वॉच यानी घड़ी साज इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के द्वारा किया जाता है। ये प्राय स्टील से बनाई जाती है और बहुत छोटी होती है ये, जैसा कि ये पेन जैसा होता है और इसके ऊपर एक कॉलेट चेक लगा होता है जिसमें ये जॉब को होल्ड कर सकते हैं। सर डायग्राम दिखा दीजिए, जैसे यहाँ पे देखो छोटे छोटे डायग्राम हमने यहाँ पे दिखाया है कि आप लोग मतलब इस स्लाइड के थ्रू इमेजिंग कर पाएँ कि आप लोग अगर हैंड वाइज का यूज़ करेंगे तो इस तरीके से आपको करना होगा। तो वहाँ पे देखो एक छोटा सा इक्विपमेंट है जिसे होल्ड किया जा रहा है, यहाँ पे देखो उसको होल्ड कर लिया गया है, यहाँ पे होल्ड करते हुए दिखाया गया है। तो ये हमारा हैंड वाइज का डायग्राम है। आप लोग से कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता, मतलब डायग्राम ही दिखा के पूछ सकता है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है, तो कॉलेट चेक को जहाँ तक क्वेश्चन पूछता है तो एक्स के रूप में पूछता है तो वो हमारा कॉलेट चेक होता है, यानी होल्डिंग डिवाइस होती है। और बेंच मतलब कोई भी वाइस हो वो हमारी एक प्रकार की होल्डिंग डिवाइस ही होती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं टूल मेकर वाइज, जैसे आपने देखा बेंच वाइज, हैंड वाइज, लेग वाइज, पाइप वाइज, वैसे हम देखते हैं टूल मेकर्स वाइज। जैसे नाम से ही डिसाइड होता है कि किसी भी टूल वगैरह को पकड़ना हो, क्योंकि कोई भी टूल हो उसको भी तो होल्ड करना है, क्योंकि टूल भी तो बनाया ही गया है, तो उसको होल्ड करने के लिए जिस वाइज का प्रयोग करते हैं उसे टूल मेकर वाइज कहते हैं। इस प्रकार की वाइज बहुत ही छोटी साइज की समांतर जा वाली वाइज होती है, इसे टूल मेकर्स के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, जिससे वह इसमें छोटे छोटे जॉब को होल्ड करके जॉब को बनाया जाता है। सर डायग्राम दिखा दीजिए इसका, जैसे यहाँ पे देखो इसका फिक्स जा है, मूवेबल जा है, स्पिंडल है, ग्रू है, ये हमारा टूल मेकर्स वाइज है। इसके द्वारा हम लोग किसी भी इक्विपमेंट यानी टूल वगैरह को होल्ड करके बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रिकॉशंस, या फिर हाँ प्रिकॉशंस देख लेते हैं, उसके बाद यूजेस भी बता देंगे आपको। तो प्रिकॉशंस में क्या होता है, जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, वाइस के स्लाइड करने वाले भाग पर तेल, यानी जैसे मान लीजिए स्पिंडल है और उस पर कोरोजन लग गया तो आप उसे मूव करेंगे तो वो स्मूथली मूव नहीं करेगा, और अगर स्मूथली मूव नहीं करेगा तो आपका जॉब जो है वो कैसे होल्ड होगा, नहीं होगा। दूसरा है वाइस के स्पिंडल व बॉक्स नट पर तेल या ग्रीस लगाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्पिंडल पे ग्रीस वगैरह लगाएंगे तो उसका मूवेबल यानी मतलब मूवमेंट बहुत लाइटली और फास्ट होगा, तो हमारे समय की भी बचत होगी। थर्ड नंबर है वाइस में जा को अधिक कसा या ढीला नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हम टाइट कर देंगे तो हमारा स्पिंडल टूट जाएगा, और अगर कम लाइट मतलब ढीला करेंगे तो हमारा पार्ट ही होल्ड नहीं हो पाएगा। 4 नंबर है हमारा, जॉब को वाइस में क्लैंप करते समय हैंडल पर हैमर की चोट नहीं मारनी चाहिए। हालांकि मतलब जैसे मान लीजिए अगर आप किसी जॉब को होल्ड करके मतलब इधर उधर ठोकते पीटते हैं तो आपका पार्ट खराब हो जाएगा और वाइस जाके चूड़ियाँ खराब हो जाएंगी स्पिंडल की। और नेक्स्ट ये है कि जैसे हम लोग वाइस पे किसी भी पार्ट को होल्ड करते हैं, मान लीजिए अगर हैक्साइंग या फाइलिंग करना है तो जॉब अगर हमारा 3 से 5 mm से ज़्यादा ऊपर बंधा होगा तो हमारा एक डिफेक्ट आता है, वो चैटरिंग करने लगता है, तो हमारा मतलब 3 से 5 mm से ज़्यादा जॉब वाइस में ऊपर नहीं बंधा होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जैसे हैक्सा के द्वारा हम किसी पार्ट को काटते हैं तो उस पर कूलेंट वगैरह का यूज़ करते रहना चाहिए, और जब भी हम लोग वाइस यूज़ करते हैं तो वहाँ पे अगर मान लीजिए कोई मटेरियल काट रहे होते तो वहाँ पे कई सारा वेस्ट गिरता है, तो उस वेस्ट को हमें साफ कर लेना चाहिए। और जिस वाइस पे हम लोग वर्क करते हैं तो उसे साफ करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर मान लीजिए हम किसी भी टूल का यूज़ करते रहें
और वहाँ पे कचरा, क्योंकि हम कूलेंट के रूप में पानी का भी यूज़ करते हैं, तो कोई भी लोहा है अगर पानी मिलता है तो वो क्या रिएक्शन करके उस पर कोरोजन लगा देता है। तो हमें समय समय पर उस पर उसकी बॉडी को चेक करते, मतलब उस पार्ट के सारे पार्टों को चेक करते रहना चाहिए कि उस पर कोरोजन ना लगे, और उस पर ग्रीस और तेल ये सारी चीज़ें समय समय पर लगाते रहना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं सी क्लैंप। आपने वाइस पढ़ लिया है। मान लीजिए कोई सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसको होल्ड करना है, तो उसके लिए एक क्लैंप आता है सी क्लैंप, जो कि अंग्रेजी अक्षर के सी आकार का होता है, जिससे मतलब क्या स्क्रू और हैंडल लगा होता है। जैसा कि सर डायग्राम एक बार सी क्लैंप का दिखा दीजिए। ये है हमारा सी क्लैंप। इसमें एक फिक्स जा होता है, एक मूवेबल जा होता है, स्क्रू होता है, हैंडल होता है और फ्रेम होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई भी जॉब को होल्ड कर लेते हैं। इसका यूज हम लोग मार्किंग, ड्रिलिंग और सोल्डरिंग जैसे ऑपरेशन में करते हैं। सर थोड़ा सा जूम कम कर दीजिए ताकि ये दिखा दिया जाए कि हम अगर किसी पार्ट को पकड़ते हैं तो या होल्ड करते तो कैसे। जैसा कि ये दिख रहा होगा आप लोग को, अगर मान लीजिए कोई सिलेंड्रिकल पार्ट है या कोई भी पार्ट है, तो इस तरीके से हम इसे होल्ड करके इस पर अपने ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं स्पैनर। तो आप लोग होल्डिंग डिवाइस के बारे में देख लिए हैं। अब हम देखते हैं इस स्पैनर। जैसे कोई टेम्परेरी फिट किया हुआ पार्ट है, थोड़ा सा सर जूम कम कर दीजिए, बस बस सही है। देखते हैं अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जे प्राय नट और बोल्ट के द्वारा जोड़े जाते हैं, जिसको कसने या ढीला करने के लिए इस प्रकार के टूल का उपयोग किया जाता है, जिसे हम लोग स्पैनर बोलते हैं। मतलब जैसे आपने दो पार्ट होल्ड किए हैं, दो पार्ट होल्ड करने का मतलब है जैसे आप लोग कभी भी कोई भी दो पार्ट, जैसे दरवाजे के कब्जे हैं, तो अगर हमें दरवाज़ा निकालना हो तो क्या पूरा दरवाज़ा हमें काटना पड़ता है? ऐसा नहीं है। हम लोग उसके नट को ढीला कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो हमारा दोनों पार्ट, कब्जे और दरवाजे दोनों सेफली निकल आते हैं। ऐसे जब कोई भी, इवन कोई भी दो पार्ट को अगर हम असेंबल करते हैं नट और बोल्ट की सहायता से, तो हम लोग स्पैनर की सहायता से नट और बोल्ट को ढीला करके वो दोनों पार्टों को अलग अलग कर लेते हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट ये होता है कि ना तो हमारा फास्टनर खराब होता है और ना ही हमारा पार्ट खराब होता है। तो मटेरियल हमारे जो स्पैनल बने होते हैं वो कई सारे मटेरियल के बने होते हैं। तो कास्ट आयरन का होता है, कास्ट स्टील का होता है, मीडियम कार्बन स्टील का होता है, निकिल क्रोमियम स्टील का होता है, क्रोमियम वेनेडियम स्टील का होता है और एलॉय स्टील का होता है। स्पैनल तो आप सभी लोग घर में भी यूज़ करते होंगे। अच्छा, कैसे, कितने टाइप के स्पैनल होते हैं और क्या क्या स्पैनल के यूजेज हैं? जैसे मान लीजिए कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे हम दोनों तरीके से, मतलब क्या टार्क को ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी ताकत नहीं लगा सकते, वहाँ पे हम किस स्पैनल का यूज करते हैं? ओपन एडेड स्पैनल का यूज कहाँ करते हैं? टी सॉकेट स्पैनर का यूज कहाँ पे करते हैं? सॉकेट स्पैनर का यूज कहाँ पे करते हैं? रिंग स्पैनर का यूज कहाँ पे करते हैं? बॉक्स स्पैनर का यूज कहाँ पे करते हैं? कॉम्बिनेशन सेट का स्पैनर का यूज कहाँ पे करते हैं? और हम पाइप रेंच का यूज कहाँ पे करते हैं, या एडजस्टेबल स्पैनर का यूज कहाँ पे करते हैं, और हुक स्पैनर का यूज कहाँ पे करते हैं? हम एक एक के बारे में बता देंगे आपको। जैसे ओपन एडेड हो या फिर, सर नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। तो टाइप्स में हम लोग 5 टाइप के देख लेंगे। जैसे हमारा सेट स्पैनर होता है। सेट स्पैनर में हमारे 2 टाइप के स्पैनल आते हैं। एक तो सिंगल एडेड स्पैनल आता है, जिसके में पूरे ये हमारा सिंगल एडेड है, इसके दूसरी तरफ कोई भी नहीं बना है। दूसरा हमारा आता है डबल एडेड स्पैनर, जो कि मतलब एक साइड हम जैसे 10 mm के बोल्ट को ओपन कर सकते हैं, तो दूसरे साइड हम लोग 12 mm के बोल्ट को ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारे सिंगल और डबल एडेड स्पैनर हो गए। रिंग स्पैनल, ये जो हमारा दिख रहा है ये हमारा रिंग स्पैनल है। 4 नंबर हमारा सॉकेट। मान लीजिए जैसे कहीं पे कम जगह यानी सक्रिय जगह वगैरह होती है, वहाँ पे हम लोग सॉकेट स्पैनर का यूज़ कर लेते हैं। देन है हमारा एडजस्टेबल स्पैनर। सबसे अच्छा जो स्पैनल होता है हमारा एडजस्टेबल स्पैनल होता है, क्योंकि उसके लिए हमें बार बार मतलब अलग अलग साइज़ के स्पैनर का यूज़ नहीं करना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, एक स्पैनल लेते हैं, उसको साइज़ के हिसाब से रिड्यूस कर लेते हैं और लार्ज कर लेते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, ईज़िली पार्ट को ओपन कर लेते हैं और हमारे समय की भी बचत होती है, क्योंकि हमें बार बार किसी स्पैनल को ढूंढना नहीं पड़ता, लाना नहीं पड़ता। देन है हमारा पिन हुक स्पैनर।
ये एक पिन की तरीके का हुक स्पैनर होता है, जो कि जैसे माइक्रोमीटर वगैरह में उसके रेडियस या फिर उसके लीस्ट काउंट को एडजस्ट करने के लिए हम लोग इस हुक स्पैनर का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये डायग्राम के थ्रू आप लोग को दिख ही रहे हैं सारे एलन की, ये सारे क्या होते हैं, हम लोग लेथ मशीन पे यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इस पैनल में कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं, कौन कौन से स्पैनल डिफेक्ट के जो होते हैं उनका यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। तो वो हमारा स्पैनल क्रैक नहीं होना चाहिए। अब अगर क्रैक होगा तो हम उस पर ताकत लगाएंगे या टार्क स्थानांतरित करेंगे तो भाई टूट जाएगा, तो हमें चोट लग सकती है। दूसरा है हमारा जा खुल जाना। अब ऐसा नहीं है कि एडजस्टेबल स्पैनल है और आप जैसे ही ताकत लगा रहे हो उस पर आपके जाज जो हैं वो खुल जा रहे हैं। अगर खुल जाएंगे तो भाई आप पार्ट मतलब यूज़ नहीं कर पाएंगे। और जाज का खराब हो जाना या गोलाई में, जैसे मान लीजिए कोई जॉब है, रिंग स्पैनल आपने देखा होगा, गोल छल्ले जैसा होता है, उसके अंदर नॉच यानी बने होते हैं, स्लॉट बने होते हैं। तो अगर मान लीजिए वो स्लॉट घिस जाएंगे तो पूरा राउंड में आ जाएगा, तो आप क्या उस पर ताकत लगाएंगे तो बार बार आपका स्पैनल घूम जाएगा और आप उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो और दूसरा सॉकेट है, सॉकेट के अंदर के स्लॉट अगर घिस जाएंगे तब भी हम लोग उस स्पैनर का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। तो ये हमारे ऐसे अगर डिफेक्ट्स हैं तो उस स्पैनर का यूज़ नहीं करना है हमें, वरना हमें चोट लग जाएगी। देन है हमारा प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं। तो कार्य करते समय नट या बोल्ट के साइज के अनुसार उचित स्पैनर या रेंच का प्रयोग करना चाहिए। यदि सही साइज का स्पैनर प्रयोग में नहीं लाया जाएगा तो कार्य करते समय स्लिप कर सकता है और चोट लगने की संभावना होगी। मान लीजिए, कहने का तात्पर्य ये है, अगर आपका वहाँ पे बोल्ट है 12 mm का और आप उसमें 14 mm का स्पैनर यूज कर रहे हैं, या फिर 14 mm का ऐसे राउंडली मूव करेगा, स्लिप करेगा, आप उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। और मान लीजिए अगर साइज से छोटा भी कर रहे हैं तब भी वो सही से फिट नहीं होगा, उसमें उसके जाज जो होंगे अच्छे से क्लैंप नहीं कर पाएंगे, तो आप उसका यूज़ करेंगे तो स्लिप करके आपको चोट लग सकती है। देन है हमारा स्पैनर या रेंच की आवश्यकता से अधिक ताकत नहीं लगानी चाहिए। अब पता चल रहा है कि वो लोड उतना नहीं सह सकती और आप उससे ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं, तो आपकी क्या स्पैनर टूट जाएगी? नहीं टूट जाएगी, टूट जाएगी तो आपको चोट लग जाएगी। नट व बोल्ट को खोलते या कसते समय स्पैनर या रेंच पर हथौड़े से चोट। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को नहीं खोल पा रहे तो आप सोच रहे स्पैनल को फंसा दिए, उसके बाद हैमर से चोट मार मार के हम उसको लूज करके ओपन कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देन है एडजस्टेबल स्पैनर का प्रयोग करते समय एडजस्टेबल जा और उस ओर रखने चाहिए जिस ओर बल लगाया जाता है। मतलब जैसे जो जा है वो एडजस्टेबल वाला अपने साइड रखना है और जो एडजस्टेबल नहीं है उसको अपोजिट साइड में रख के ही हमें वर्क करना है। देन है हमारा नट व बोल्ट को खोलते समय यदि स्पैनर बड़े साइज का हो तो कभी भी हेक्सा या दूसरी दूसरी पत्ती की पैकिंग नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका मान लीजिए नट और बोल्ट ऐसा है जो खुल नहीं रहा और आपके पास उस साइज का स्पैनर नहीं है, तो बड़ा है तो आप सोच रहे हो उसमें पैकेज, मतलब हेक्सा ब्लेड होती है वो पतली पतली होती है, उसको तोड़ के मतलब लगा दिए जाते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे हैमर हो या फिर कोई ऐसा टूल, मतलब हैमर ही ले लो। हैमर के हैंडल में अगर सही साइज का हैंडल नहीं होता तो उसमें पच्चर यानी चिप्स काट काट के लगा दिए जाते हैं अच्छी ग्रिपिंग के लिए। लेकिन क्या वो ग्रिपिंग उतनी मजबूत होती जितना परफेक्ट हैंडल? उतना नहीं होता, क्योंकि मान लीजिए अगर वो पैकेजेस आपके इधर उधर स्लिप होके निकल गए तो आपको चोट लग जाएगी। तो ऐसे ही कभी भी हम लोग जब नट बोल्ट खोलते समय पैकेज देके, हमें पैकेजिंग देके क्या करना है, रेंच से नहीं ओपन करना है और बल्कि सही साइज के स्पैनर का प्रयोग करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं स्क्रू ड्राइवर क्या होता है। अच्छा, सभी लोगों ने पेचकस तो देखा ही होगा, सब लोग घर पे यूज़ भी करते हैं, सभी ने यूज़ किया होगा। तो पेचकस के 3 पार्ट होते हैं, हमारा हैंडल होता है, बॉडी होती है और नीचे का ब्लेड होता है। मतलब वही जो स्पिंडल होता है उसको थोड़ा सा आगे मतलब पत्ती के फॉर्म में बना दिया जाता है, उसे ब्लेड कहते हैं। तो पेचकस हमारा एक हैंड टूल है। इसका उपयोग किसी स्क्रू के हेड पर बने स्लॉट में फिट होकर उसे खोलने के लिए, मान लीजिए कोई हमारा पेच लगा हुआ है, उसको ढीला या कसा करने के लिए या उसे ओपन करने के लिए हम लोग स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करते हैं। कभी कभी स्क्रू ड्राइवर नहीं होता है
तो हम लोग मतलब बहुत जुगाड़ यूज़ करते हैं ना, तो हम लोग घर का छुरी या चाकू से भी हम लोग क्या पेज खोलते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। देखते हैं कौन से मटेरियल का बना होता है। तो इसका जो हैंडल होता है वो तो लकड़ी का या प्लास्टिक का बना होता है, और इसकी जो रॉड होती है वो हमारी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, जिसके सामने को फोर्ज करके फ्लैट किया जाता है। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, उसके जिस पार्ट का हम लोग यूज करते हैं उसे हम फोर्ज करके बना देते हैं, चौड़ा बना देते हैं। इसे ब्लेड कहते हैं। मध्यम भाग को शैंक या बॉडी के पीछे भाग को हम लोग हैंडल कहते हैं। जैसे ये हमारा वाला जो पार्ट है, लास्ट वाला, ये हमारा हैंडल हो गया। बीच वाले पार्ट को हम बॉडी बोलते हैं और आगे वाले पार्ट को हम लोग ब्लेड बोलते हैं। इसका साइज इसकी कुल लंबाई से लिया जाता है, मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक का इसका साइज हो जाएगा। वो थिकनेस ऑफ पॉइंट हो गया, लेंथ ऑफ ब्लेड हो गई, लेंथ ऑफ हैंडल हो गया, लेंथ ऑफ इंसर्ट इन हैंडल, कि मतलब इसका कॉर्क वगैरह लगाया जाता है, क्योंकि मतलब इसका हैंडल हम लोग जो विद्युत का कुचालक होता है उससे बनाते हैं। क्योंकि कभी कभी देखो टेस्टर का यूज आप लोग करंट को चेक करने के लिए करते हैं, तो अगर आप मेटल का हैंडल बना देंगे तो क्या आपको करंट लग जाएगी? नहीं लग जाएगी। तो इसीलिए हम लोग इसके हैंडल को ब्लेड या उससे बनाते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं स्क्रू ड्राइवर के बारे में। जैसे ये कई सारे स्क्रू ड्राइवर दिए गए हैं, तो क्या है, हमारा स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर है, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर है, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर है, रैचेट स्क्रू ड्राइवर है, और मैगज़ाइन स्क्रू ड्राइवर है, और वॉच मतलब घड़ी वगैरह बनाने वाले स्क्रू ड्राइवर हैं। तो ये एक एक करके हम देख लेते हैं। ये डायग्राम के थ्रू हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे टेस्टर वगैरह का यूज़ हम लोग बिजली या करंट वगैरह को चेक करने के लिए करते हैं, तो एक एक करके हम स्क्रू ड्राइवर देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर। यह हाई कार्बन स्टील से बनाई हुई एक रॉड होती है, मतलब इसकी जो रॉड होती है वो हाई कार्बन स्टील की होती है, जिसके सामने ब्लेड बनी होती है और पीछे की तरफ प्लास्टिक या लकड़ी का हैंडल बना होता है। यह स्टैंडर्ड साइज में 50 से 500 mm तक पाए जाते हैं। सभी साधारण कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है, मतलब जैसे छोटे छोटे नट बोल्ट को ओपन करने के लिए हम लोग इसका स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम स्क्रू ड्राइवर, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। इस प्रकार के सर थोड़ा सा, हाँ, इस स्क्रू ड्राइवर में ब्लेड की जगह क्रॉस होता है, मतलब आगे जो चौड़ा ब्लेड होता है, मतलब वहाँ पे थोड़े से पार्ट को चौड़ा करके ब्लेड बनाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, फिलिप्स में मतलब प्लस के साइज का होता है, यानी क्रॉस बना होता है, जो स्टार की तरह दिखाई देता है। इसे स्टार स्क्रू ड्राइवर भी कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि स्टार स्क्रू ड्राइवर किसे कहते हैं? तो फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर को ही हम लोग स्टार स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। ये मुख्यतः साइज में 6 mm से लेके मतलब 2, 5, 6 मतलब यूजर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। इसका उपयोग प्लस ग्रू निशान, मतलब जहाँ पे प्लस जैसा साइन हो उसको ओपन करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? फिलिप्स का यूज़ करते हैं। रिविट को खोलने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। देन है हमारा, थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए सर, दूसरा रैचेट स्क्रू ड्राइवर। तो इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का यूज, सर थोड़ा सा स्लाइड नीचे करिए, उसमें एक और स्क्रू ड्राइवर था, और नीचे करिए, मतलब ऊपर वाली, हाँ हाँ बस, रैचेट के नीचे थोड़ा सा जूम कर दीजिए। हाँ, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर के बारे में देखते हैं। ये तंग जगह, जहाँ पे मतलब जगह की शॉर्टेज होती है, वहाँ पे हम लोग ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं। ये तंग जगहों में प्रयोग की जाने वाले स्क्रू ड्राइवर है। इसके दोनों ब्लेड वाले सिरे आपस में विपरीत यानी 90 डिग्री पे ऑफसेट में मुड़े होते हैं। जैसे आपका एक स्क्राइबर होता है जो कि 2 सिरे होते हैं, लेकिन एक को 90 डिग्री पे मोड़ा जाता है। जिन जगहों पर स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर उपयोग नहीं किया जा सकता, वहाँ पे हम लोग ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। क्योंकि मतलब मान लीजिए एक ही साइड से हमें ताकत लगानी हो, तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं। तो हम लोग को उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी स्लाइड समझ में आई होंगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्क्रू ड्राइवर को। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर हो गया सर, इसके नीचे
अब हम देखते हैं रैचेट स्क्रू ड्राइवर के बारे में। रैचेट स्क्रू ड्राइवर का यूज कहाँ पे करते हैं? इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर को घुमाते समय ब्लेड को स्क्रू हेड से बार बार हटाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बार बार थोड़ा सा मूव किए फिर हटा लिए, फिर लगाए, फिर मूव किए, फिर हटा लिए। ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा सब सही कर दीजिए जी। ब्लेड जो ब्लेड होती है स्लॉट में उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार उठाने से हमारा स्लॉट क्या होगा, खराब हो जाएगा। इस समय को दूर करने के लिए शिफ्टर लगाया जाता है, जिसे रैचेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्क्रू ड्राइवर की दिशा में घुमाने पर एक ही दिशा में, मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज घुमाए फिर थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमाए, इसको एक ही डायरेक्शन में हमें मूव कराना होता है। इसका उपयोग स्क्रू को तेजी से खोलने या बंद करने के लिए किया जाता है। मतलब जो रैचेट स्क्रू ड्राइवर होता है वो फास्ट काम के लिए यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, जबकि हमने इसमें एक टॉपिक को इंक्लूड नहीं किया है, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लें, मतलब नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। यहाँ पे देखते हैं मैगजीन स्क्रू ड्राइवर, या इस पेचकस के हैंडल पर मैगजीन के जैसे 4 साइज में स्लॉट बने होते हैं, मतलब 4 स्लॉट बने होते हैं। हैंडल में एक कॉलेट बना होता है। आवश्यकता के अनुसार ब्लेड फिट करके कार्य किया जा सकता है, मजबूती में काम होता है। मतलब जैसे यूजेस के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के स्पेंडल को भी फिट करके हम इसका यूज में ले सकते हैं। देन है हमारा घड़ी साज स्क्रू ड्राइवर, मतलब जो लोग हम लोग मतलब घड़ी साज के यानी वॉच शॉप पे जो यूज करते हैं, जो लोग घड़ी वगैरह बनाते हैं, तो ये हाई कार्बन स्टील की बनी एक छोटी साइज की पेचकस होती है। इसकी बॉडी पर नर्लिंग की हुई होती है। नर्लिंग ऑपरेशन के बारे में हमने पहले भी बताया था। जैसे मान लीजिए कोई राउंड जॉब है, वो बार बार मेरे हाथों से स्लिप ना हो, इसलिए उसकी बॉडी पे कुछ निशान बनाए जाते हैं, जिसे हम लोग नर्लिंग ऑपरेशन कहते हैं। इसके हेड पर उंगली के द्वारा प्रेस देकर खोला या टाइट किया जा सकता है। ये 6 साइज में मिलते हैं, 0 नंबर से लेके 5 नंबर, और छोटा साइज जो होता है वो 0 नंबर का होता है, बड़ा साइज हमारा 5 नंबर का होता है। इसका उपयोग छोटे इंस्ट्रूमेंट व फिर गैजेट रिपेयरिंग में होता है। मतलब जैसे छोटे छोटे पार्टों को खोलने बंद करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे अभी तो हम लोग फ़ोन वगैरह को भी खोलने बंद करने के लिए यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं लास्ट स्लाइड, प्रिकॉशंस के बारे में। तो स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग कभी भी चीजल की तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीजल हमारा एक प्रकार का कटिंग टूल है और स्क्रू ड्राइवर हमारा कटिंग टूल नहीं है। स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग सोल्डरिंग आयरन की तरह नहीं करना चाहिए। सोल्डरिंग आयरन मतलब पार्ट को जोड़ना होता है, उसकी तरह भी नहीं करना है। स्क्रू के साइज के अनुसार ही स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करना, मतलब पता चल रहा है कि हमें ओपन करना छोटा सा स्क्रू और हम लोग कहीं अलग उसका यूज करें, मतलब साइज के अकॉर्डिंग ही हमें करना है। खराब टिप वाले स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग नहीं करना है। स्क्रू ड्राइवर को कभी भी पॉकेट में नहीं रखना, क्योंकि उसका एक सिरा नुकीला होता है, जिससे हमें चोट लग सकती है। और स्क्रू ड्राइवर को कभी भी मतलब स्क्रू ड्राइवर का ही यूज करना है, कभी भी हमें चाकू वगैरह का यूज नहीं करना, क्योंकि हम लोग घरों में क्या करते हैं, अगर स्क्रू ड्राइवर नहीं मिलता है तो उस टाइम हम छुरी या चाकू की उससे कर लेते हैं, जिससे हमारा स्क्रू जो पेज होता है उसका हेड खराब हो जाता है। तो आज की क्लास आप सभी को समझ में आ गई होगी। आप लोग के लिए बस इतना ही है। अब हम देखेंगे कल की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए सभी को धन्यवाद।